हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चाणक्य इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आज तीसरा टॉपिक लेके आए हैं ऑर्थोग्राफी का। सबसे पहले आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था और दूसरा टॉपिक मैंने ग्रामर के बारे में बताया था। आज का मेरा ये तीसरा टॉपिक है ऑर्थोग्राफी, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला ये वीडियो है कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ये हम सबसे पहले आज जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है वर्ण विचार। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, इसका मतलब होता है कि वर्ण विचार क्या है या वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ऑर्थोग्राफी रिफर्स टू द आर्ट एंड रूल्स ऑफ राइटिंग वर्ड्स एंड लेटर्स करेक्टली। इट डील्स विद द रूल्स ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोग्राफी का अर्थ है शब्दों और अक्षरों को सही तरीके से लिखने की कला और नियम। यह भाषा के लेखन के नियमों से संबंधित है। आप इसे ऐसे भी आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही छोटे डेफिनेशन के तौर पे जो मेमोरी ट्रिक जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट में, आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफी मतलब रूल्स और सिस्टम ऑफ राइटिंग और लैंग्वेज। मतलब ये कि भाषा के लिखने के नियम या प्रणाली को ही हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, और इससे आगे हम ये भी जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी का ओरिजिन जो हुआ था, अर्थात ऑर्थोग्राफी शब्द जो है वो कहाँ से आया है, ये भी मैंने आपको ओरिजिन में बताया है कि ऑर्थोग्राफी 1400 या 1500 यानी 15 सेंचुरी के लगभग ओल्ड फ्रेंच में एक वर्ड हुआ करता था ऑर्थोग्राफी, जो कि अभी ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। वहाँ पे ओल्ड फ्रेंच में थॉर की जगह टॉ का साउंड किया जाता है। तो ओल्ड फ्रेंच में हम लोग इसको कहते थे पहले ऑर्थोग्राफी। पहले इसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता था, जो कि अभी ऑर्थोग्राफी इसे कहा जाता है। तो ये ऑर्थोग्राफी शब्द का जो ओरिजिन है वो है ओल्ड फ्रेंच ऑर्थोग्राफी से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है कि हम शब्दों को या अक्षरों को किस तरह से लिख सकते हैं या इसकी लिखने की कला किस तरह से है और इसका नियम क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, ये हम सबसे पहले आज जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोग्राफी जो पहला टॉपिक है, आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। इससे आगे हम बताएंगे आपको कि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और ऑर्थोग्राफी में हमें क्या पढ़ना चाहिए। ऑर्थोग्राफी के मुख्यतः दो आधार होते हैं। पहला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और दूसरा होता है रूल्स ऑफ राइटिंग। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग वर्णमाला के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा जो है रूल्स ऑफ राइटिंग, लेखन का नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर आपको कोई पूछ दे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की संख्या एक होती है, उसमें लेटर्स 26 होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो है एक अक्षरों का समूह होता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच अरेंज इन फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब ये कि अक्षरों का समूह जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, अंग्रेजी वर्णमाला कहलाता है। उदाहरण के लिए ABCDEF से लेकर के जेड तक। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं जेड तक, ये एक अक्षरों का समूह है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक होती है और इसमें लेटर्स जो होते हैं वो लेटर्स की संख्या जो है वो 26 होते हैं। कई बच्चे बताते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की संख्या एक होती है, जो कि एक पूरे अक्षरों का समूह को दर्शाता है, जिसमें लेटर्स 26 होते हैं। और 26 लेटर्स को डिवाइड भी किया गया है दो भागों में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो एक अक्षरों का समूह है, जिसमें हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं। और दूसरा एक होता है लेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये भी देखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर होते हैं। तो लेटर कहा जाता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेटर किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि लेटर कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको यहाँ पे अगर ए दे दें तो आप बताइए कि ये क्या लेटर है या इंग्लिश अल्फाबेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि ये ए जो है ये पूरे अक्षरों के समूह को नहीं बता रहा। ये ए आप देख रहे हैं तो ये आपका लेटर हो जाएगा। उसी तरह अगर ए के बाद अगर हम डी दे दें जो कि क्रम में नहीं है, लेकिन हम इसे अल्फाबेट नहीं कह सकते क्योंकि ये क्रम में नहीं होने के कारण, और ये एक सिंगल एक लेटर है डी है, जो कि लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो लेटर और इंग्लिश अल्फाबेट में अंतर ये होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट एक अक्षरों का समूह होता है, लेकिन लेटर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे ए हो गया, डी हो गया या एम हो गया, इस तरह से जब तक अगर वो क्रम में नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो कहीं से अगर आपको दे दिया जाए तो आपको बताना है कि वो लेटर है ना कि अल्फाबेट। अल्फाबेट वो तभी हो सकता है जब ए से लेकर के जेड तक वो पूरे समूह में लिखा हुआ हो, और लेटर जो है वो समूह में नहीं होता है। वो कहीं से 26 अक्षरों में से कहीं से भी आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इंग्लिश अल्फाबेट है ये लेटर है, तो आपको इनमें से बताना है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट है ये लेटर है। अगर हम आपको कह दें कि एन क्या है, ये अल्फाबेट है ये लेटर, तो आपको बताना है कि वो लेटर है। तो आप समझ चुके हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट और लेटर में बस एक कॉमन एक डिफरेंस होती है, अंतर होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट पूरे अक्षरों का समूह होता है जो निश्चित क्रम में लिखे होते हैं, लेकिन लेटर जो है वो निश्चित क्रम में नहीं लिखा होता है। वो आपको 26 अक्षर में से कोई भी अक्षर आपका हो सकता है। तो आप ये भली भांति आप इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में आप समझे होंगे। अब इसके आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या है इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत और हम क्या पढ़ते हैं। अब हम लेटर्स की ओर बढ़ते हैं। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल और दूसरा है कंसोनेंट। तो वॉवेल का हिंदी अर्थ होता है स्वर। तो स्वर की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू, इसकी संख्या 5 होती है। और दूसरा है कंसोनेंट जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। तो व्यंजन की संख्या 21 होती है, बी सी डी जी, इस तरह से जेड तक जो है। इन पांचों को छोड़ करके 21 जो होते हैं उसको कंसोनेंट कहा जाता है। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इसमें एक कंसोनेंट में जो एक आता है सेमी वॉवेल जिसका नाम दिया गया है, जिसको आप लोग हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर की संख्या जो है 2 होती है, एक डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। तो डब्ल्यू और वाई जो है इसको दो को अर्ध स्वर कहा जाता है क्योंकि ये कभी वॉवेल की फंक्शन करता है तो कभी कंसोनेंट की फंक्शन करता है। तो अब हम जानेंगे कि वॉवेल किसको कहते हैं। तो वॉवेल जो है, वॉवेल अपने उच्चारण करने में किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेता है। ये जो वॉवेल आप देख रहे हैं, वॉवेल अपने उच्चारण करने में किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेता है। आप इसे नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वॉवेल जो है ये क्यों नहीं सहायता लेते हैं। देखिए, ए आप लिखते हैं, ए ई आई ओ यू लिखते हैं, वॉवेल की संख्या 5। तो आप देखिए कि ए में जो है ए प्लस ए, तो ये बना है ए। आपको इसमें कहीं भी कंसोनेंट नजर आ रहा है? क्या इसमें बी है? क्या इसमें सी नजर आ रहा है? क्या डी नजर आ रहा है? नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉवेल जो है अपने वो उच्चारण करने में कंसोनेंट की सहायता नहीं लेता है। अगर आप ई भी लिखते हैं, ई प्लस ए, आई प्लस ई, ओ प्लस ओ, यू प्लस यू, तो ये 5 जो वॉवेल आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी कंसोनेंट का सहायता नहीं लिया गया है। ये स्वतंत्र है और किसी भी व्यंजन का इसमें सहायता नहीं लिया गया है। ए है तो ए प्लस ए ही होता है। ई का जब अगर हम जो उच्चारण करते हैं तो ई प्लस ई ही आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वॉवेल जो है वो
अपने उच्चारण करने में किसी भी कंसोनेंट की सहायता नहीं लेता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि कंसोनेंट जो है वो कंसोनेंट किसे कहते हैं। बच्चों की दूसरा अपने उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेता है। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की मैंने बताया था वोवेल जो है अपने उच्चारण करने में किसी भी कंसोनेंट का सहायता नहीं लेता है, जबकि कंसोनेंट जो है एक कीस रहते हुए भी ये वोवेल की सहायता लेता है। बिना वोवेल की सहायता के बिना ये अपने आप को उच्चारित जो है नहीं किया जा सकता इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर जब हम बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, एफ लिखते हैं, इस तरह से अगर जेड तक अगर हम लिखेंगे तो सभी में जो है वॉवेल की सहायता लिया गया है। जैसे बी जब हम लिखेंगे तो बी का उच्चारण बी प्लस ई, बी उच्चारण किया जाता है। उसी तरह सी प्लस ई, सी, डी प्लस ई, डी, एफ, ए प्लस एफ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जेड तक जो है जो जो एक जो कंसोनेंट की संख्या है उसमें वॉवेल की सहायता लिया गया है। तो वॉवेल और कंसोनेंट में अंतर यह है कि वॉवेल का जब उच्चारण किया जाता है तो उसमें किसी भी कंसोनेंट की सहायता नहीं लिया जाता, जबकि कंसोनेंट में वॉवेल की सहायता लिया जाता है। आप नीचे इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बी जब हम लिखते हैं तो बी में ये जो ई नज़र आ रहा है आपको, ये एक वॉवेल है। इसमें भी आपको ई नज़र आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ए नज़र आ रहा है एफ में। तो इसमें वॉवेल का सहायता लिया गया है। तो वॉवेल और कंसोनेंट में ये कॉमन से मिस्टेक आपको याद रखना है, ठीक है। सेमी वॉवेल की तरफ, सेमी वॉवेल मैंने आपको दो बताया था, डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू और वाई जो है, जो सेमी वॉवेल जिसको हम कहते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम समझेंगे कि ये कभी वॉवेल का फंक्शन करता है तो कभी कंसोनेंट की। तो आप इसे याद करने के लिए आप यहाँ पे इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में आए तो कंसोनेंट का फंक्शन करता है। जैसे वॉट में देखिए इसका हिंदी जो उच्चारण होता है वॉट होता है, इसमें एच साइलेंट है। तो पहला अक्षर जो इसका साउंड जो हम देख रहे हैं वो हिंदी का वो आ रहा है, जबकि आप लोगों को पहले से पता होगा कि हिंदी में वह एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं वॉट मीन्स होता है क्या, तो ये शुरू में जो डब्ल्यू आया है जिसका हिंदी में साउंड आ रहा है वह निकल करके, इसीलिए ये डब्ल्यू जो है यहाँ पे कंसोनेंट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरा हम देखते हैं वाई वाले, वाई ए के याक। तो इसमें भी आप पहला जो देख रहे हैं यौ, ये अक्षर, तो ये भी हिंदी का एक व्यंजन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाई भी जो आया है ये भी कंसोनेंट का फंक्शन किया। दूसरा डब्ल्यू वाई किसी शब्द के अंत में आए वोवेल का फंक्शन करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए RAY रे, रे में साउंड जो है वो एक आ रहा है, जो कि हिंदी में ए स्वर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में वाई आने पर इसको वोवेल का फंक्शन माना जाता है। रे का मतलब होता है किरण। दूसरा हम ले लेते हैं एक और, जैसे कि BOW, वो में साउंड ओ का आ रहा है,
वो का मतलब होता है धनुष। तो यहाँ पे जो आप W देख रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर ये वॉवेल का फंक्शन कर रहा है। तो W और Y जो है अगर किसी भी शब्द के शुरू में आए तो कंसोनेंट का फंक्शन करता है, अगर अंत में आए तो ये वॉवेल का फंक्शन करता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि W और Y में जो ये वॉवेल और कंसोनेंट के फंक्शन के बीच जो अंतर है वह आप इसे देख सकते हैं कि लेटर्स जो है, लेटर्स को दो रूपों में लिखा जा सकता है। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर और दूसरा जो स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं A B C D से लेकर के Z तक, और स्मॉल लेटर्स में इस तरह से लिखे जाते हैं A B C D से लेकर के Z तक। तो आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये जो है छपाई की दृष्टि से है, ये छपाई वाले हैं। और दूसरा एक जो होता है जिसको हम लोग राइटिंग कैपिटल लेटर और राइटिंग स्मॉल लेटर भी कहते हैं। इसके अलावा जो है मैन मेड जो है वो राइटिंग कैपिटल लेटर होता है और दूसरा होता है एक राइटिंग स्मॉल लेटर, राइटिंग स्मॉल लेटर्स। तो राइटिंग कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर तो मैंने आपको पहले बताया था। नीचे में राइटिंग कैपिटल लेटर्स और राइटिंग स्मॉल लेटर्स। तो राइटिंग कैपिटल लेटर जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं A B C D, और राइटिंग स्मॉल लेटर जो है इस तरह से लिखे जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे ही करते हैं कि आजकल फैशन हो गया है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर जब लिखते हैं तो उसमें राइटिंग कैपिटल लेटर और राइटिंग स्मॉल लेटर ये दोनों मिक्स करके लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर जो है वो छपाई की दृष्टि से वो इस तरह से लिखे जाते हैं और राइटिंग कैपिटल और राइटिंग स्मॉल लेटर्स इस तरह से लिखे जाते हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं कि लेटर्स को दो रूपों में लिखा जाता है। तो सबसे पहला वाला जो छपाई की दृष्टि से जो था वो इस तरह से लिखे जाते हैं, और बाद में राइटिंग कैपिटल और राइटिंग स्मॉल लेटर्स इस तरह से लिखना प्रारंभ हो गया और आज तक ये जो है चल रही है। तो आप देख सकते हैं और आप इसे चाहे तो आप इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। 26 लेटर्स जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखते हैं वो 26 लेटर से 44 साउंड्स बनते हैं, जिसमें 20 जो है वोवेल साउंड्स होते हैं और 24 कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे साउंड्स के बारे में, और या आप बस समझ सकते हैं कि 26 लेटर से जो 44 साउंड्स होते हैं वो वोवेल साउंड की संख्या 20 होती है और कंसोनेंट साउंड की संख्या 24 होती है। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसे आप आसानी से अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बिना समय गंवाए बढ़ते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोग्राफी के जो दूसरे जो फाउंडेशंस होते हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ राइटिंग। तो रूल्स ऑफ राइटिंग में हम लोग क्या सीखते हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग में ऑर्थोग्राफी के 4 भेद के बारे में हम समझते हैं। तो पहला है स्पेलिंग, दूसरा है कैपिटलाइजेशन, तीसरा है हाइफेनेशन और चौथा है वर्ड डिवीजन। चलिए अब इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए स्पेलिंग में हम लोगों को वर्तनी को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई वर्ड मीनिंग जब हम लिखते हैं तो उसे गलत नहीं लिखते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अगर बैट लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम BAT बैट मीन्स अगर बल्ला लिखते हैं तो ये जो है सही माना जाएगा। अगर गलती से हम बैट BAIT अगर लिख देते हैं तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसे सही नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें उदाहरण यहाँ देखना है कि स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक नहीं हो। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, या किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर हो गया, या किसी भी पोएम के प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर हो गया, उसमें कैपिटलाइजेशन लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जब हम इंडिया लिखते हैं
तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, न कि स्मॉल। अगर हम ये बड़े अक्षर अगर सबसे पहले लिखते हैं शुरुआत में, उसके बाद सभी स्मॉल, तो ये सही होते हैं। लेकिन जब अगर हम ऐसे लिख दें INDIA इंडिया, तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम है, किसी देश का नाम है। इसीलिए जब भी हम अगर प्रॉपर नाउन लिखते हैं या सेंटेंस का पहला लेटर जब लिखते हैं, तो उसमें हम लोग पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। जैसे सेंटेंस भी देख लीजिए, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पहला अक्षर टी जो आया है वो कैपिटल है, तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम गलती से अगर लिख दें ऐसे, दिस इज अ बॉय, तो आप दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं कि टी जो है वो शुरुआत में, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसीलिए ये सेंटेंस जो है सही नहीं माना जाएगा, ये गलत है। क्योंकि नियम क्या कहता है, व्याकरण का, अंग्रेजी व्याकरण का नियम कहता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी के स्मॉल लेटर। तो ये पहला वाला जो वाक्य आप देख रहे हैं ये तो सही है, लेकिन दूसरे वाले जो आप वाक्य देख रहे हैं इसमें ये जो है वाक्य गलत है। तो आप कैपिटलाइजेशन यानी बड़े अक्षर का भी प्रयोग आप देख लिए। और तीसरा है हाइफेनेशन। तो हाइफेनेशन का मतलब होता है जिसमें योजक चिन्ह होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वेल नॉन। वेल नॉन का मतलब होता है प्रसिद्ध, वेल नॉन का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो इसमें आप बीच में देख रहे हैं कि हाइफेनेशन लगा हुआ है, तो ये सही है। लेकिन अगर हम इसी को एक साथ लिख दें वेल नॉन, तो क्या ये सही होगा? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि बीच में वहाँ पे हाइफेनेशन नहीं लगा हुआ है। उसी तरह से कहीं और भी वर्ड है, वेल नॉन है, वेल विशर है, वेल एजुकेटेड है, कई सारे ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिसमें हाइफेनेशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा है वर्ड डिवीजन। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, जब हम लोग लिखते हैं नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो जब हम इसे अगर शब्द विभाजन करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे, तो इसका देखिए कि किस तरह जुड़ जाएगा, नो और ले। इसमें दो वर्ड आते हैं, नो और ले। तो आप देख सकते हैं कि जब इसको शब्द विभाजन किए तो इसमें दो वर्ड बन गए, वो नो और एक है ले। तो नो का मतलब एक ये वर्ब है, नो मतलब जानना, और ले का मतलब होता है सीमा यह। तो ये दो शब्द इसमें बने हैं। तो नॉलेज जो है शब्द विभाजन उसको कहा जाता है जब हम शब्द को तोड़ते हैं, उसमें विभाजन करते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, एक और लिखते हैं, जैसे बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, लेकिन जब इसे भी अगर हम शब्द विभाजन करेंगे तो बी और एक होता है कॉज, यानी दो यहाँ पे जो शब्द है ये मिल करके एक साथ जो है बिकॉज यहाँ पे है। लेकिन इसको जब तोड़ दिए तो बी और कॉज, बी मतलब होना और कॉज का मतलब होता है कारण। तो इस तरह से वो वर्ड डिवीजन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम इस तरह से नहीं लिख दें, जैसे नॉलेज, बिकॉज, ये सब वर्ड जो है। और इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड हैं जो कि हम लोग तोड़ सकते हैं, उसको विभाजन कर सकते हैं। तो ये रूल्स ऑफ राइटिंग में ये चार बातें हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। SCHW, SC, ये HW आप शॉर्टकट इसको याद कर सकते हैं, ये मेमोरी ट्रिक है। S मतलब स्पेलिंग, C का मतलब कैपिटलाइजेशन, H मतलब हाइफेनेशन और W मतलब वर्ड डिवीजन। तो ये आप याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से याद होगा। और आप चाहें तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।